अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ghaziabushra है और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ द क्लासिक ऑफ ऑल द टाइम्स टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली। आई हैव टू एडमिट कि इस किताब को रिव्यू करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज नॉट ओनली इज दिस अ वेरी फेमस एंड अप्रिशिएटेड बुक बट ऑल्सो क्रिटिकली एक्लेम्ड। बुक जुलाई 1960 में पब्लिश हुई थी एंड इट इमीडिएटली गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स। अब इसको पब्लिश हुए हुए 60 years गुजर चुके हैं एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी फेमस बुक। इट हैज़ नाउ सोल्ड मोर देन 30 million कॉपीज़ इन 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्रिटिक्स इस किताब को इतना हाईली रैंक करते हैं कि इसको मॉडर्न क्लासिक में भी शामिल कर दिया गया है, बल्कि अमेरिका के तो मिडिल स्कूल या हाई स्टूडेंट्स हैव टू रीड इट एंड स्टडी इट। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरियंस ने तो ये भी कह दिया है कि ये बुक उनके लिए बाइबल से भी ज़्यादा अहमियत रखती है एंड एवरी एडल्ट शुड रीड इट बिफोर दे डाई। हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि लिटरेचर में इस किताब की क्या अहमियत है और कितने मैसेज को ये किताब पसंद है। हार्पर ली ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही एक किताब लिखी थी। उसके बाद उसने एक और बुक भी पब्लिश की एंड पीपल वर रियली एक्साइटेड टू रीड इट बट टर्न्ड आउट इट वाज ओनली द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ टू किल अ मॉकिंगबर्ड। एवरी अदर ग्रेट राइटर शी वेंट इनटू रिक्लूजन। मीडिया को एक आधी इंटरव्यू दिया एंड शी डिड नॉट लाइक फेम एट ऑल। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स फॉर द बुक, तो अगर आपने किताब रीड नहीं की डू नॉट वॉच दिस वीडियो। The story is set in Alabama, the state of America, in the fictional small town Macomb in the 1930s, जो कि हिस्ट्री में ग्रेट डिप्रेशन का एरा कहलाता है। अमेरिका में 1930s में इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात थे, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम को ग्रेट डिप्रेशन कह दिया था। बुक में भी इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात बताए गए हैं कि मेकॉम एक छोटा सा पुअर टाउन है। सो द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ 6-year-old गर्ल स्काउट जो कि अपने 12 साल के भाई जेम और सिंगल फादर एटिकस के साथ एक घर में रहती है। समर का टाइम दिखाया हुआ है और स्काउट और जेम जो कि दोनों बच्चे हैं ऑब्वियसली सारा दिन खेल कूद में लगे रहते हैं। हम भी बचपन में कहानियाँ सुनते थे कि गली का वो वाला घर हॉन्टेड है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ चुड़ैलें रहती हैं, या स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। इस टाइप की स्टोरीज़ हम सब लोगों ने सुनी। उसी तरह मेकॉम में भी एक कहानी मशहूर है कि स्काउट और जेम के नेबर्स में जो घर है उसमें एक मॉन्स्टर रहता है। उसका नाम आर्थर रैडली है, लेकिन बच्चों ने उसका नाम बू रैडली बना दिया। दोनों बच्चे स्काउट एंड जेम विद देयर फ्रेंड डिल जो हर समर उनसे मिलने आता है बू रैडली के घर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। उससे डरते हैं लेकिन एडवेंचर्स करते हैं कि किसी तरह से उसको देख लें या उसको घर से बाहर निकाल के लें। Throughout the book stays a very curious case until the end of the book when he comes out of his house to save Jem and Scout from an attack which we'll talk about later. So turns out he's not a monster after all. He is their father Atticus. Oh god, I love this man. I have never seen a fictional character more loved and appreciated than Atticus. He's a perfect man, he's a perfect father in the history of English literature. He's kind, he's empathetic and he cares about everyone, फिर चाहे वो काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब। I can talk about Atticus all day because उसका जो कैरेक्टर है वो डिज़र्व करता है कि वो उसके ऊपर एक पूरी वीडियो डेडिकेट की जाए। एनीवेज, तो वो लॉयर है और उसको एक केस मिला है डिफेंड करने के लिए एक ब्लैक आदमी का, टॉम रॉबिन्सन, जिसको एक्यूज़ किया गया है ऑफ रेपिंग अ वाइट वुमन। स्टोरी गेट्स रियली ग्रेव जब एटिकस इस बात को कोर्ट में प्रूव करता है कि टॉम रॉबिन्सन हैज़ बीन रॉन्गली एक्यूज्ड। ज्यूरी विच कंसिस्ट ऑफ वाइट मैन ऑफ द स्मॉल टाउन जो कि एक वाइट मेजोरिटी है convicts Tom Robinson just because he is black। ये देख के एटिकस और जेम जिसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों की समझ है बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं इन द जुडिशरी सिस्टम ऑफ मेकॉम। ये सारे इंसिडेंट्स एक 6-year-old बच्ची की नज़र से दिखाए गए जिसको बिल्कुल नहीं पता कि रेप क्या है और ब्लैक और वाइट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है और रेशियल इनजस्टिस क्या होता है। चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे एक ब्लैक आदमी की ज़िंदगी वाइट आदमियों के डिसीजन पे डिपेंड कर रही है और इवन इफ उसके सर पे कोई क्राइम नहीं है ही इज़ सपोज टू टेक द पनिशमेंट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ कलर। इस स्टोरी के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हार्पर ली की ज़ाती ज़िंदगी से मैच करते हैं। जैसा कि स्काउट अलाबामा के एक स्मॉल टाउन से ताल्लुक़ रखती है, इसी तरह हार्पर ली ने भी अलाबामा के एक स्मॉल टाउन मैनवरेल में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। स्काउट की फ़िज़िकल अपीयरेंस भी हार्पर ली से काफ़ी हद तक मैच करती है विद अ शॉर्ट बॉब हेयर कट एंड टॉम बॉयश लुक्स। हार्पर ली के फादर भी लॉयर थे जस्ट लाइक एटिकस और उन्होंने भी 2 ब्लैक मैन के केस को डिफेंड किया था हु वर एक्यूज्ड ऑफ। ब्लैक आदमियों को भी कन्विक्ट कर दिया गया था। हाउएवर हर फादर लेफ्ट लॉ आफ्टर दैट। आफ्टर लीविंग लॉ हर फादर स्टार्टेड वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर। इट्स आल्सो हर्ड कि हार्पर ली जिस इलाके में रहती थी उसमें एक घर था जिसमें एक लड़का था जिसके माँ बाप उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे जस्ट लाइक बू रैडली। सो इट कैन बी सेड कि बू रैडली की इंस्पिरेशन उस नेबर से ली की हो सकती है। इन द बुक स्काउट हैज़ अ फ्रेंड डिल जो कि उनको हर समर में मिलने के लिए आता है। बिल्कुल उसी तरह हार्पर ली हैड अ बेस्ट फ्रेंड ट्रूमैन कैपोटी जिसके साथ उसने अपना चाइल्डहुड गुजारा था। ट्रूमैन कैपोटी हु वुड लेटर बिकम द ऑथर ऑफ अ ग्रेट बुक ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज। नाम तो डेफिनेटली सुना होगा।
कहते टॉम रॉबिन्सन की, जिसका भी किस्सा काफ़ी हद तक उस वक्त से मैच करता है जिस टाइम पे हार्पर ली ने ये किताब लिखी थी, बिकॉज उन दिनों में रेसिज्म अमेरिका में टॉप पे था। फॉर एग्जाम्पल, जब ली 10 साल की थी तो एक केस चल रहा था ऑफ अ ब्लैक मैन, वॉल्टर लेट, वाज एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ वाइट वुमन. He was given a life sentence. Later, it was proved that he was wrongly accused of that crime. By the time he died in the jail. Coincidentally, ये केस हार्पर ली के वालिद की अखबार ने कवर किया था. Then the case of Scottsboro boys, 9 black men who were accused of raping 2 white women were convicted on minimal evidence. This case in 1955 of Emmett Till, जो कि एक 14 साल का ब्लैक लड़का था जिसको मर्डर कर दिया गया था because of flirting with a white woman. क्रिटिक्स का कहना है कि टॉम रॉबिन्सन के केस की सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस एमेट टिल से मिलती है। कहानी सच्ची हो या शायद ना हो, लेकिन जो हार्पर ली ने इस किताब में बात कर दी है कि किस तरह गोरे को काले के ऊपर फोकियत दी जाती है और उनके साथ इनजस्टिस किया जाता है और गरीबों को लोग डाउन अपॉन किया जाता है, वो चीज़ तो रियल है और वो रहती दुनिया तक रियल रहेगी। अगर बात करें हम इस किताब के जॉनरास की, तो इसको 2 जॉनरास में शुमार किया गया है। सदर्न गॉथिक, ये वो जॉनरा है जिसके अंदर मॉन्स्टर्स और क्रीपी इविल क्रिएचर्स का जिक्र किया जाता है जो आदमखोर होते हैं और इंसानों का खून पी जाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन टाइप स्टोरी की रूट्स तो सदर्न है। इसको सदर्न गॉथिक शायद इसलिए कहा गया बिकॉज इसके अंदर बू रैडली, जिसको एक मॉन्स्टर समझा जाता है, उसका जिक्र किया है। बट क्रिटिक्स से, विच आई ऑल्सो एग्री, दैट बू रैडली वाज नॉट अ मॉन्स्टर आफ्टर ऑल, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, ही वाज जस्ट लाइक अस। ली ने बू रैडली को गॉथिक या मॉन्स्टर नहीं कहा। हार्पर ली ने इस बुक में रेसिज्म, क्लासिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस को एक मॉन्स्टर कहा है, द बिगेस्ट इविल ऑफ आवर सोसाइटी। बुक को एक और जॉनरा में शुमार किया गया है जिसको कहते हैं बिल्डिंग्स ड्रामा। लेट मी सेशन चेक कर लेते हैं। इट्स बिल्डिंग्स रोमान, आई डोंट नो, इट्स अ जर्मन वर्ड और जर्मन बहुत ही मुश्किल ज़ुबान है। खैर, इसको उस जॉनरा में शुमार किया गया है और ये वो जॉनरा है जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट को इनोसेंस से मेच्योरिटी के अंदर कन्वर्ट करते हुए दिखाया जाता है। इस जॉनरा में कैचर इन द राय, टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन, चार्ल्स डिकिंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड टाइप बुक्स आती हैं। क्योंकि स्काउट जो कि एक 6 साल की बच्ची थी, इनोसेंट सी बच्ची थी, दिखाया गया है कि किस तरह से वो दुनिया की इविल और एडल्टहुड के प्रॉब्लम्स और गॉसिप्स और उनके इश्यूज़ को फिगर आउट कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है, समहाउ गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ द एडल्टहुड। इस बुक के लिखने का अंदाज बहुत ज़्यादा मुनफरिद है क्योंकि एक 6 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो हार्पर ली ने जब ये किताब लिखी थी 1960 में, वो अपने 30s में थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बुक लिखते वक्त वो कम्प्लीटली अपने चाइल्डहुड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसने हमें बहुत सक्सेसफुली ये दिखाने की कोशिश की है कि एक बच्चा, एक 6 साल का बच्चा दुनिया को कैसे देखता है और परसीव करता है। जब एक एडल्ट इस बुक को पढ़ता है तो उसके ऊपर नॉस्टैल्जिया की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग तारी हो जाती है। ना सिर्फ उसको अपना बचपन याद आता है, वो एडवेंचर्स याद आते हैं, वो मस्तियाँ याद आती हैं जो अपने बचपन में किया करता था, बल्कि उसको साथ साथ ये भी रियलाइज़ होता है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जबकि बच्चों की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। शायद यही वजह है कि वो अपनी लाइफ को हमसे बेहतर तरीके से इंजॉय करते हैं। स्काउट की नज़र से लिखी हुई दुनिया जो हार्पर ली ने अपनी बुक में दिखाई है, उससे बहुत डिस्टिंक्टली ये डिफ्रेंशिएट होता है कि बच्चे चीज़ों को कितना आसानी से लेते हैं और एडल्ट्स ईगो में, लड़ाइयों में, हेट में और इस सोच में कि दुनिया क्या कहेगी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और यही सोचते सोचते मर जाते हैं। स्काउट थ्रू आउट द बुक इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और अपने आप से सवाल करती है कि एडल्ट्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। एक शख्स जो अच्छा है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा, लोग उसको बुरा भला क्यों कह रहे हैं और उसके रंग में ऐसा क्या है कि लोग उसकी किताब रीड करते हुए कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी इस तरह के सवाल ज़रूर आते हैं। This is such an amazing book and a huge classic in the history of modern literature that it is only natural कि मैं इसको एक वीडियो के अंदर sum up हरगिज़ नहीं कर सकती। In the next video we will talk about the themes discussed in this book और lessons जो इसने हमें दिए हैं। Meanwhile आप इसको रीड करें या री-रीड करें and stay tuned for the part 2. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.